लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट है, बहुत आसान सा चैप्टर है। यहाँ पर एक्चुअली आप ये देखोगे कि कैसे सॉलिड्स बनते हैं। आप लोगों ने कई बार एक टर्म का नाम सुना होगा, लैटिस। तो लैटिस क्या होता है, कैसे लैटिस बनता है, कितने तरह के लैटिस होते हैं, आप सीखोगे। फिर आप उन लैटिसेस को एनालाइज भी करोगे और आप ये देखोगे कि कैसे सॉलिड्स के अंदर अलग अलग एटम्स आपस में पैक होकर या अरेंज होकर उस सॉलिड को फॉर्म करते हैं। और फिर आप ऑब्वियसली सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम सॉलिड्स की दो मेन कैटेगरीज को पढ़ते हैं, जिन्हें हम अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ध्यान से देखें, बचपन में आपने सुना होगा कि आपके पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद। एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स और जो दूसरी कैटेगरी आपके पास होती है वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या फर्क होता है? देखो, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है? इर्रेगुलर बोल लो या फिर रैंडम बोल लो। इनमें रैंडम, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको समझ लो बस। इनमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, इनमें अमॉर्फस सॉलिड्स में। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या? जैसे मान लो आपके पास NaCl है, तो NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? Na+ और Cl-। जैसे आपके पास आयरन सॉलिड है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? Fe एटम्स हैं, ठीक। तो उनमें क्या होता है? प्रॉपर फिक्स्ड पैटर्न के अंदर जब वो अरेंज होते हैं तो कौन सा सॉलिड बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम अरेंजमेंट है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है? उनमें इर्रेगुलर या फिर रैंडम अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दूसरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास AB टाइप का एक सॉलिड है जिसमें A+ और B- या A और B दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा? चलो अमॉर्फस की जगह पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर A है, ठीक है, फिर B है। अब मान लो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि A के बाद फिर से B आ रहा है और फिर आ रहा है A, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न बन गया अब्बा का पैटर्न बन गया। तो अब बार बार यही पैटर्न रिपीट होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये पैटर्न चलता रहेगा आगे तक। खैर, इसको ऐसे नहीं लिख के हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं कि मान लो आपके पास A था और A के बाद यहाँ पर कौन आ गया? B आ गया। फिर B के बाद कौन आ गया? A। फिर A के बाद कौन आ गया? B। फिर कौन आएगा? A। फिर कौन आएगा? B। फिर कौन आएगा? A। इसी तरह मान लो यहाँ पर स्टार्ट हुआ A और B के बीच में, मान लो यहाँ पर, या A और B के बीच में मतलब अभी तो हम नॉर्मल अरेंजमेंट कर लेते हैं, पैकिंग नहीं दिखाते हैं। फिर A के बाद यहाँ पर आएगा B। फिर कौन आया? A। फिर कौन आ गया? B। फिर कौन आ गया? A। फिर कौन आ गया? B। फिर कौन आ गया? A। फिर कौन आ गया? B। इस तरह से फिर आप आगे देखोगे B के बाद कौन आएगा? A। अब आप देखो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बताओ यहाँ A के बाद कौन आएगा? ऑब्वियसली B। फिर B के बाद कौन आएगा? A। फिर A के बाद कौन आएगा? B। फिर B के बाद कौन आएगा? A। A के बाद कौन आएगा? B। इस तरह से अभी रेगुलर अरेंजमेंट हो गया है। इस अरेंजमेंट में फिक्स्ड है कि A के बाद B और B के बाद कौन आने वाला है? A। ऐसे ही अगर हम अमॉर्फस सॉलिड में बात करें तो मान लो ये है A के बाद आ गया B। अब इस B के बाद A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लो फिर से एक और B आ गया, फिर एक और B आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया। फिर इस तरह देखो, यहाँ पर B आ गया, फिर इसके बाद मान लो A आ गया, फिर इसके बाद B आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, A आ गया तो फिर से A आ गया। मान लो इसके बाद फिर से B आया, फिर A, फिर B, फिर B, फिर B, फिर वापस B, फिर A, ऐसे कुछ भी चल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होता है? इर्रेगुलर। अब आप ये देखो, यहाँ बता सकते हो कि A के बाद कौन आएगा, लेकिन आप यहाँ नहीं बता सकते कि अब A के बाद यहाँ पर कौन आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लंबी लंबी डिस्टेंस तक सेम ऑर्डर फॉलो होगा। अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या यूज करते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो यहाँ देखो,
बी ए बी ए बी ए, यहाँ तक एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन इसके बाद पैटर्न फिर से ब्रेक हो गया। यहाँ देखो बी ए बी, यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, बी ए यहाँ तक फॉलो हुआ, फिर वो आगे ब्रेक हो सकता है। तो कई कई जगह पर आपको लगेगा कि एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन वो पैटर्न शॉर्ट रेंज होता है, वो लंबी डिस्टेंस तक फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। कुछ और चीज़ों की बात करेगा अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लो आपके पास सिल्वर है, सिल्वर मेटल 960 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है, तो ये फिक्स्ड है। 960 डिग्री सेल्सियस से पहले वो मेल्ट नहीं होगी, और 960 डिग्री सेल्सियस आते ही सिल्वर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आपने सीखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगी। मान लो आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1538 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट हो जाएगा, उससे पहले वो मेल्ट नहीं होगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स, जैसे आपके पास प्लास्टिक हो गया है ना, या आपके पास ग्लास हो गया, आपने देखा है प्लास्टिक को आप हीट करना शुरू करो तो प्लास्टिक कभी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होता है। पहले वो सॉफ्ट होना शुरू होता है, फिर धीरे 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 करके वो मेल्ट होता है। तो आप ये समझें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि ये जो होते हैं इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दीज मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक, अच्छा, और क्या बात कर सकते हैं, और देखो ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर एजेस और फेसेस होते हैं, एजेस एंड फेसेस, ये आप अभी सीख लोगे चैप्टर में आगे चल के। इनके पास कोई एजेस या फेसेस नहीं होते हैं जैसे कि यहाँ पर होंगे, वो अरेंजमेंट की वजह से बनते हैं, वो आप देखोगे जब हम क्रिस्टल लैटिस देखेंगे तब हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स। जबकि अमॉर्फस जो होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, या फिर हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं। जैसे ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है, और ग्लास की इसी टेंडेंसी की वजह से हम घरों में जो ग्लास पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, मान लो आज आपके घर में कोई एक ग्लास पैनल इंस्टॉल हुआ, अभी हम इस प्रॉपर्टी को आगे डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, आपने ग्लास विंडो में ग्लास पैनल इंस्टॉल कर लिया, तो अभी इसके अपर एज की थिकनेस मान लो 8 mm है, और लोअर एज की थिकनेस भी 8 mm है। तो होगा क्या, 5-6 साल के बाद, मान लो आप पढ़ के आ गए, मैंने डिग्री लेके आ गए, उसके बाद आप आके देखोगे तो इस वाले एज की थिकनेस हो सकता है 7.98 mm हो गई हो। तो 0.02 mm का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस तो आया ना, क्यों आया है, क्योंकि ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे क्या होता है, नीचे फ्लो करता है। तो धीरे धीरे क्योंकि ये फ्लो करते हैं, इसलिए हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड से क्या करती है, सेपरेट करती है। अभी आप आगे चल के देखोगे भी कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, अनआइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक। तो ये क्या है वर्ड, अभी हम देख लेंगे। और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, जैसा आपने देखा इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक डेफिनेट क्या होती है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। जैसे आपने देखा है थर्मो में भी हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर की एक फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, आइस की सॉरी, या आयरन की एक फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी। इनकी कोई फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि एक रेंज के ऊपर मेल्ट होता है। तो सबसे पहले आपको याद नहीं रखना, याद ही आपको अपने आप हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले समझना है कि इनके अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो देखें, ये आप कॉपी कर लें फटाफट से, ताकि हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस हमने कर लिया है। यहाँ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर रैंडम, वो क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है। इनका कोई शार्प नहीं होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, और इनकी कोई फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। ये एक छोटी सी चीज़ है। अगर आपको किसी लिक्विड से, या आप आगे चल के इंडस्ट्रीज में सीखते हैं, जैसे मान लो मेरे को एक मेटल दे दी, उसको अगर मैं धीरे धीरे कूल करूंगा, तो धीरे धीरे कूल करने पर क्या होता है, अभी आप सीखोगे, आप पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए टाइम दे रहे हो,
तो स्लो कूलिंग पर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, लेकिन अगर आपने उसको फास्ट कूल कर दिया तो फास्ट कूल करते ही आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को एडजस्ट होने का टाइम नहीं दे रहे हो, तो उस केस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं आता है और आपका जो सॉलिड बनता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो स्लो कूलिंग से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जबकि फास्ट कूलिंग से क्या बनेगा, आपका अमॉर्फस सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड्स हैं, ये स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, और आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखें, सर आप बताया था कि ये स्यूडो सॉलिड्स हैं ये रहे, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। तो देखो ये आपका रीजन इसका, अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम, एंड दैट इज व्हाई द ग्लास पैनल्स फिटेड इन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ द अपर एज एंड लोअर एज। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लास धीरे धीरे फ्लो करेगा और अपर एज और लोअर एज की थिकनेस में आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, फिर देखें ये एक साथ लिख लेना फिर आप लोग। देखो एनिसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी, क्या होता है एनिसोट्रोपी और क्या होती है आइसोट्रोपी। अगर आप किसी सब्सटेंस में, किसी भी सॉलिड के अंदर अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव करो, मान लो एक सॉलिड है, आप एक इस डायरेक्शन में गए, आप एक इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे डेंसिटी हो गई, अगर आपको उनकी अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं तो उस सब्सटेंस को तो हम बोलते हैं उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी, और जो सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक। ठीक है ना, ये एनाइसोट्रोपिक लिखा हुआ है, तो सब्सटेंस को हम एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आती हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन देख ले। सिंपल सी डेफिनेशन है, when the values of physical properties like refractive index, resistance, etc. have different values in different directions, the phenomena is called anisotropy, and the solid is known as anisotropic solid. Whereas when the values of physical properties are same in all directions, the phenomena is called isotropy, and the solid is known as isotropic. ठीक, तो आप ये समझें, अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही है तब तो सब्सटेंस आइसोट्रोपिक होगा। आइसो मतलब सेम, तो अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक्चुअली ट्रोपोलॉजी बोल सकते हैं उसको टर्म को, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही है तो सब्सटेंस आपका आइसोट्रोपिक होगा, और नहीं आ रही तो सब्सटेंस कैसा होगा, अनआइसोट्रोपिक होगा। तो ध्यान रखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्यों, तो पहले तो आप पॉइंट लिख लें, ये देखें इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब क्यों होते हैं उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड देना आप मुझे। चलिए तो अब देखो डिस्कस करते हैं क्या होती है अनाइसोट्रोपी और क्या होती है आइसोट्रोपी। आप मान लो आपके पास एक तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, तो क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड अनाइसोट्रोपिक होते हैं और क्यों अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। तो मान लो ये है ए के बाद यहाँ पर आएगा बी, ये आप मेरे साथ साथ ही बना लेना, ये ए, ये है बी, फिर यहाँ पर है ए, फिर यहाँ पर है बी। फिर आप देखोगे ए के बाद यहाँ पर फिर से कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए के बाद फिर से यहाँ पर बी, बी के बाद फिर से देखो आप आगे बढ़ते जाओ, ए के बाद वही बी के बाद फिर से ए, बी, ए एंड बी। यही अरेंजमेंट अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के अंदर बनाएं तो यहाँ पर मान लो आ गया ए, बताओ ए के बाद यहाँ पर कौन शुरू होगा, बी के बाद पता नहीं कौन आएगा, मान लो बी आ गया, बी के बाद लेट्स से ए आ गया, फिर से यहाँ पर ए आ गया, फिर से और ए आ गया, हो सकता है यहाँ बी आ जाए, बी के बाद फिर यहाँ ए आ जाए, ए के बाद फिर बी आ जाए, बी के बाद फिर बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए, फिर ए आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ए, फिर हो सकता है ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा दोनों में, एक क्रिस्टलाइन में और एक अमॉर्फस में। अब अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शंस डिसाइड करूँ, ठीक है, मान लो एक डायरेक्शन है मेरे पास, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक डायरेक्शन तो है ये वाली, इसे मैं डायरेक्शन 1 बोल रहा हूँ, D1, ठीक है,
और एक डायरेक्शन मैं ले लेता हूं यहां पर ये वाली डायरेक्शन 2, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। यही डायरेक्शन हम अमॉर्फस सॉलिड्स में देखें तो एक डायरेक्शन है ये डायरेक्शन 1, और जो आपकी दूसरी डायरेक्शन है वो है ये डायरेक्शन 2। ठीक है, अब इन दोनों डायरेक्शंस में अगर हम कंपेयर करने चलें तो आप देखो ध्यान से, यहां पर कौन है बी, बी के बाद कौन है ए, बी ए बी ए, बताओ ए के बाद यहां पर अब कौन आएगा? बी आएगा। बी के बाद फिर कौन आएगा? ए के बाद फिर कौन आएगा? बी। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में चलूं, देखो यहाँ ए है, फिर ए है, फिर ए, बताओ ए के बाद फिर से यहाँ पर कौन आएगा? ए। उसके बाद और आगे चलूं तो भी क्या आएगा? ए। तो आप मुझे बताओ, ये जो दो डायरेक्शंस आपके पास है, इन दोनों डायरेक्शंस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम होगा, सेम है, या फिर अलग अलग है? सेम किसको दिख रहा है? ठीक है, अलग अलग है। तो अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शंस में, दो अलग अलग डायरेक्शंस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में आओ, देखो बी ए बी ए बी ए ए, बताओ आगे कौन आएगा? पता नहीं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। अच्छा उसके आगे कौन आएगा? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है? रैंडम है। अच्छा यहाँ देखो, ए है, बी है, ए है, इसके बाद कौन आएगा? पता नहीं। उसके बाद और कौन आएगा? नहीं पता। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट क्या है? रैंडम है। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो दोनों डायरेक्शंस ही रैंडम है। जब आपके पास दोनों ही डायरेक्शंस रैंडम हो तो हम दोनों को ही ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन आएगा प्रॉपर्टीज में, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां तो प्रॉपर अरेंजमेंट अलग अलग है, ए बी ए बी ए बी और ए ए ए ए ए। तो यहां पर भी ऐसा नहीं कि डायरेक्शन में बहुत चेंज नहीं है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत इनसिग्निफिकेंट सा चेंज होगा, क्योंकि अरेंजमेंट दोनों ही रैंडम है, और दोनों रैंडम है तो उनको ऑलमोस्ट क्या मानकर चलते हैं? इक्वल मानकर चलते हैं। तो यहां पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में, क्योंकि आपको अरेंजमेंट अलग अलग नहीं मिल रहा है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या आएंगी? सेम। जबकि यहां पर क्या है? दो अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आती हैं? अलग अलग आती हैं। और इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट थे, आप देख सकते हैं। In crystalline solids, the arrangement of particles is different in different directions, so the value of physical property is also different. अमॉर्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट रैंडम है, तो सारी डायरेक्शंस को हम लोग सेम मानकर चलते हैं। तो अरेंजमेंट सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आने वाली हैं? सेम आने वाली हैं। कॉपी करें।